नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि की सिफारिश। डॉक्टर सलीम अली की जयंती मनाने के लिए विकलांग बच्चों को कराई गई जंगल की सैर। 24 नवंबर को होगा दिल्ली में मेगा जॉब फेयर। सुनेंगे केरल के कोच्चि से आ रही एक पिता की आवाज, कैसे इलाज के दौरान बच्चे को लगी चोट। वृद्धा मां के साथ पुलिस ऑफिस में बिलख बिलख कर रोया दिव्यांग। बिहार में लेप्रा सोसाइटी ने एस्पायर परियोजना का किया शुभारंभ। बिहार के गया में ही नाराज छात्रों ने बंद कर रखा है फिजियोथेरेपी विभाग का ओपीडी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विकलांगता के दावों में पूर्ण मुआवजा शायद ही संभव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विकलांगता एकता कमेटी की बैठक संपन्न। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप केस के आरोपी की मौत की सजा के निष्पादन पर लगाई रोक, उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की दी है अनुमति। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पोलियो पीड़ित पति की दिव्यांगता को ताना मारना और धक्का देना है अमानवीय प्रकार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि दृष्टिहीन और प्रिंट डिसेबल्ड व्यक्ति पुस्तकों के अभाव का कर रहे हैं सामना। गुड़गांव में लग रहा है 11 विदेशी नस्लों के कुत्तों के पालने पर प्रतिबंध। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का फिर से टेस्ट करने के दिए निर्देश। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers.
It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में आज हम खबर सुनने वाले हैं बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि की सिफारिश के बारे में। केंद्रीय योजनाओं के तहत 60 से 69 वर्ष की आयु के लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय से 200 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है और 80 से अधिक आयु वाले लोगों को 500 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये राशि 2007 के बाद से इतनी ही बनी हुई है। ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित सामान्य समीक्षा मिशन CRM ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। पिछले 10 वर्षों से वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन मंत्रालय हिचकिचाता रहा है। सेवानिवृत्त श्री अरुण शर्मा की अध्यक्षता में CRM में इस साल फरवरी में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड और जम्मू कश्मीर का दौरा किया। मंत्रालय ने हाल ही में CRM रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NSAP को अधिकांश राज्यों में अच्छी तरह से लागू किया गया है और कुल लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है। पेंशन राशि को उचित बनाने के लिए पेंशन की राशि को राज्य की योजनाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसा महसूस किया गया है कि पेंशन की राशि को मौजूदा 200 रुपए से 500 रुपए तक अधिक सुधारा जा सकता है। दोस्तों, आप जान ले कि NSAP की 3 योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो 60 से लेकर 69 वर्ष की आयु के गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को 200 रुपए की मासिक राशि प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जिनका न्यूनतम विकलांगता स्तर 80% के साथ है, उन्हें 300 रुपए की मासिक राशि प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 40 वर्ष से अधिक की विधवाओं को 300 रुपए प्रदान करती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी श्रेणियों में उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। दोस्तों, आप ये भी जान ले कि कई राज्य अपने स्वयं के खजाने से केंद्रीय पेंशन की राशि में सुधार करते हैं। सरकार ने इसके तहत पेंशन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। GMO ने इस साल की शुरुआत में ये कहते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि कुछ राज्य राशि जोड़कर पेंशन का श्रेय ले रहे हैं। श्री NK साहू, जो कि एक सेवानिवृत्त भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी और कल्याणकारी योजनाओं पर शोध करने वाली संस्था इन्फरेंशियल सर्विस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े शोधकर्ता है, ने कहा है कि पेंशन को समान ना रखने का मतलब लोगों की कार्य क्षमता में धीरे धीरे गिरावट लाना है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के थुथुकुडी से आ रही सुनते हैं ये एक न्यारी खबर। बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली की 126वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में ATREE एट्री के अगस्त्य मलाई सामुदायिक संरक्षण केंद्र ने कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में वल्लनाडु ब्लैकबक अभयारण्य के 3 अलग अलग जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में बर्डमैन वॉक के लिए विकलांग बच्चों की एक ट्रिप आयोजित की थी। भारत के प्रख्यात पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली उर्फ डॉक्टर सलीम अली की जयंती को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सुनने में अक्षम बच्चों के लिए फ्लोरेंस सेवेंस हायर सेकेंडरी स्कूल पलायम कोट्टई के 20 से अधिक विशेष बच्चों ने अभयारण्य का दौरा किया।
जहां उन्होंने 3 हिरण प्रजातियों ब्लैकबक, सांबर और चित्तीदार हिरण को देखा। उन्हें विभिन्न प्रकार के पक्षियों और तितलियों को देखने का मौका भी प्राप्त हुआ। नेत्रहीन विकलांगों के लिए आस्क विद स्कूल के 25 छात्रों को कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में पक्षियों की आवाज, धाराओं की लय और मंजोलाई पहाड़ियों की सर्द जलवायु को सुनने का जबरदस्त अनुभव दिया गया। इसी तरह सुनने और बोलने में अक्षम 35 बच्चों के लिए सेंटी स्कूल शिवसेलम ने तेनकासी जिले में वागाईकुलम हेरोनेरी का दौरा किया, जहां उन्हें ब्लैक हेडेस इबिस, इंडियन शग, डॉटर, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन और नाइट हेरॉन की एक झलक दिखाई गई। एट्री प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और सीनियर रिसर्च एसोसिएट ने कहा, अलग अलग विकलांग छात्रों को हमारे आसपास की प्रकृति की प्राचीन सुंदरता को देखकर एक खुशी का अनुभव होता है। इस अवसर पर विकलांग बच्चों को प्राकृतिक अनुभव कराने का प्रयास राज्य का कर्तव्य है। सेंट जेवियर्स कॉलेज पलायम कोटिया के कई छात्रों ने इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए मदद भी की। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं एक जॉब फेयर की। 24 नवंबर यानी कि आने वाले गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में होगा मेगा जॉब फेयर। ये जॉब फेयर समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका पता है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, विकास मार्ग 911, करकड़ुमा, शकरपुर खास, दिल्ली 110092। पिछले 10 महीनों के दौरान दिल्ली में 3000 विकलांग युवा साथियों के इंटरव्यूज के बाद रोजगार कार्यक्रम के तहत 500 से भी अधिक व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है और ये प्रयास आगे भी जारी है। जिस भी दिव्यांग भाई बहन को प्राइवेट नौकरी में जाना है तो अपना जल्दी रजिस्ट्रेशन करे, क्योंकि कंपनी खासकर एमएनसी में सीमित सीटें होती है। और अब ध्यान दें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उम्मीदवार 10वीं, 12वीं अथवा ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उम्मीदवार OH यानी ऑर्थोपेडिक, BI यानी दृष्टिबाधित एवं SHI यानी कि मूक एवं बधिर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उम्मीदवार 40 से 75% दिव्यांग होना चाहिए। आयु 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जॉब MNC कंपनी में लगवाई जा सकती है। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म भरना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 011-490-49515 यानी कि 011-490-49515 पर, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 6364867813 पर। याद रहे 6364867813 पर। दोस्तों, अब शो में बारी है एक ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती जा रही है। ये खबर है केरल के कोच्चि से। यहाँ पर 5 साल के विकलांग बच्चे के पिता ने कोच्चि शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा इलाज के दौरान कक्कनाड़ के अस्पताल से जुड़े एक चिकित्सा केंद्र में घायल हो गया है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे को बाईं ओर लकवा मार गया और वो बोलता नहीं है और विभिन्न उपचारों की उसे आवश्यकता पड़ती है। ये घटना है 21 अक्टूबर की, जब मैं उसे एक चिकित्सा केंद्र में ले गया था। चिकित्सक बच्चे को अंदर ले गया जबकि मैं बाहर इंतजार कर रहा था। जब वो लौटा तो उसे जूते पहनने में मैंने मदद की। चिकित्सक ने मुझे बताया कि उसके पैर की उंगलियों में हल्की सी चोट थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके पैर की 3 उंगलियों से खून बाहर आ रहा था और वे कुचले हुए लग रहे थे। उसकी जांच करने के लिए कोई और डॉक्टर नहीं था। चिकित्सक और कर्मचारियों ने ये भी मानने से इनकार कर दिया कि चोट सत्र के दौरान लगी थी। पुलिस ने मुझे बच्चे का चिकित्सीय परीक्षण करने की सलाह दी, जिसमें पता चला कि उसके पैर की उंगलियों में गंभीर चोट लगी है। दोस्तों, हालांकि चिकित्सक ने इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है, जबकि पुलिस ने चिकित्सक से CCTV रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा तो उसने दावा किया है कि CCTV काम नहीं कर रहा था। चिकित्सा केंद्रों में कोई CCTV नहीं है। ये एक चिंता का प्रमुख कारण है। बच्चे के पिता ने इस पर कहा है कि हमसे 30-45 मिनट के लिए 300 से 850 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं, लेकिन माता पिता के पास ये देखने की कोई सुविधा नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है।
उन्होंने आगे ये भी बताया कि बाल कल्याण एजेंसियों के पास उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पिता ने आगे बताया कि जब हमारे पड़ोसी ने मेरे बेटे से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़का उसके पास गया, उसके पैरों पर ठोकर खाई और गुस्से से उसकी आंखों में देखा। यही चीज दर्शाती है कि उसके साथ यही हुआ था। वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक आघात से भी पीड़ित है। किसी और बच्चे को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ के अनूप शहर क्षेत्र के एक दिव्यांग ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस दौरान दिव्यांग और उसकी मां पुलिस कार्यालय में बिलख बिलख कर रोए और भविष्य में अपनी हत्या की आशंका जताई है। अनूप शहर के गांव अनिवास निवासी रविंद्र कुमार बुधवार को अपनी मां के साथ पुलिस कार्यालय में पहुंचे। पुलिस कार्यालय में मां बेटा बिलख बिलख कर रोने लगे। बाद में पीड़ित ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर बताया कि वो 100% दिव्यांग है। घर पर उसकी देखभाल के लिए 65 वर्षीय मां साथ में रहती है। पीड़ित के अनुसार वे अपने विकलांग रिक्शा से बीड़ी, माचिस आदि बेचकर भरण पोषण करता है। आरोप ये है कि 13 नवंबर की सुबह कुछ आरोपी उसके घर में घुस आए और धारदार हथियार से पीड़ित और उसकी मां पर हमला किया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक आरोपी ने उसकी मां की गर्दन दबाकर चाकू से प्रहार किया, जिस पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी बेहद दबंग है। उसे कुछ दिन पहले आरोपियों ने गांव के युवक से पिटवाया था। ऐसे में उसने अपनी एवं वृद्ध मां की जान माल का खतरा बताते हुए अनूप शहर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। हालांकि कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। पीड़ित ने एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई। उधर एसएसपी कार्यालय के बाहर पुलिसकर्मी द्वारा दिव्यांग व्यक्ति और उसकी मां को वहां से रिक्शा में बिठाकर बस स्टैंड के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, अब खबर बिहार के भागलपुर से। बिहार सरकार एवं लेप्रा सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में एस्पायर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सिविल सर्जन अजय कुमार भारती समेत कई लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा है कि इस योजना के तहत कुष्ठ, फाइलेरिया, खुजली, कालाजार, पोस्ट कालाजार जैसे रोगों की खोज, जांच एवं उपचार एवं विकलांगता का प्रबंधन किया जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य और उनकी सहूलियत को लेकर सजग हो रही है। साथ ही व्यवस्था को मजबूत बनाकर बेहतर सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और मजबूत हो रहा है। अब लोग लेप्रेसी का इलाज करवाकर ठीक होकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये स्थिति सुखद है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए और सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अब सुनते हैं बिहार से ही आ रही एक अन्य खबर, जहां पर मेडिकल के कुछ छात्रों ने फिजियोथेरेपी का विभाग बंद कर रखा है। दरअसल खबर है बिहार के गया से। यहाँ मगध यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी विभाग का ओपीडी बंद रहने की वजह से मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। परीक्षा में देरी को लेकर छात्र नाराज है। इसके कारण छात्रों ने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। 10 नवंबर से ओपीडी बंद है, जिसके कारण मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। शरीर में गंभीर दर्द, चोट, विकलांगता और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए यहाँ मरीज आते हैं। यहाँ के शिक्षक और छात्र सोशल वर्क के तहत उनका इलाज करते हैं। मगध विश्वविद्यालय में 2007 में स्व वित्त पोषित विभाग के रूप में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कराई जा रही है। इस विभाग की ओपीडी चलाई जाती है। पढ़ाई के साथ यहाँ शिक्षक और छात्र सोशल वर्क भी करते हैं। ओपीडी में प्रतिदिन 100 से 150 मरीजों का इलाज किया जाता है। साथ ही शरीर की कई असामान्य स्थितियों के इलाज के रूप में फिजियोथेरेपी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। शरीर में कई तरह के गंभीर दर्द और उम्र आधारित चिकित्सीय स्थितियों को ठीक करने में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस उपचार में विधि में प्रशिक्षित पेशेवर चोट,
विकलांगता और अन्य स्थितियों को ठीक करने में मदद करते हैं। सर्जरी के बाद तेजी से रिकवरी और शरीर को दोबारा क्रियाशील बनाने में फिजियोथेरेपी बहुत ही फायदेमंद उपचार पद्धति मानी जाती है। सरल भाषा में समझे तो फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से कई जटिल रोगों का इलाज संभव होता है। इस मामले में फिजियोथेरेपी के छात्रों ने बताया है कि 2018 से लेकर 22 के सेशन में मात्र 5 सेमेस्टर्स की ही परीक्षा हुई है, जबकि अभी 3 सेमेस्टर्स की परीक्षा प्रलंबित है। हर 6 माह के एक सेमेस्टर की परीक्षा होनी चाहिए। समय पर परीक्षा होती तो अगस्त माह में इन विद्यार्थियों का सेशन खत्म हो जाता, जबकि दूसरे विश्वविद्यालयों में सत्र 2018-22 के छात्र अब पास आउट हो चुके हैं। अगर समय पर सेशंस खत्म नहीं होती है तो हम लोगों को उच्च शिक्षा में नामांकन से वंचित रहना होगा और यही हाल सत्र 2019 से 23, सत्र 2020 से 24 तथा सत्र 2021 से 25 के विद्यार्थियों का है। दोस्तों, अब खबर है नई दिल्ली से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि गंभीर चोटों से स्थायी अपंगता वाली दुर्घटना के मामलों में व्यक्ति के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मुआवजों की संभावना को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत द्वारा मुआवजे की निर्धारण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से बहुत कठिन कार्य है। ये कभी भी सटीक विज्ञान नहीं हो सकता है। विशेष रूप से चोट और विकलांगता के दावों में पूर्ण मुआवजा शायद ही संभव है। दोस्तों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने जुलाई 2012 में कर्नाटक में एक सड़क दुर्घटना के कारण 45% तक स्थायी अपंगता का सामना करने वाले एक व्यक्ति को दिए गए मुआवजे को बढ़ाकर 21,78,600 रुपए कर दिया है। पीठ ने इस फैसले में कहा है कि हमने विभिन्न न्यायाधिकरणों के कई आदेशों पर गौर किया। दुर्भाग्य से विभिन्न उच्च न्यायालयों की द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि दावेदार गंभीर चोटों के परिणाम स्वरूप स्थायी अपंगता वाली दुर्घटना के मामले में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे का हकदार नहीं है। ये कानून की सही स्थिति नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या अतार्किक है और क्योंकि दुर्घटना के मामले में जीवित बचे पीड़ित के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना को पूरी तरह से नकार दिया जाता है और आगे चलकर पीड़ित की मृत्यु भी हो सकती है, तो शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अप्रैल 2018 के फैसले के खिलाफ सिद्धराम नामक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें बेलगाम में मोटर दुर्घटना द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया। पीठ ने कहा कि मोटर वाहन मुआवजे के दावों का आकलन करने में शीर्ष अदालत द्वारा हमेशा सिद्धांत का पालन किया जाता है ताकि पीड़ित को सुविधाओं और अन्य भुगतानों के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सके। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से संकेत मिलता है कि दुर्घटना के कारण अपीलकर्ता शरीर के निचले हिस्से में पक्षाघात का शिकार हुआ। अदालत ने ये भी कहा कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता 19 वर्ष का था। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है।
इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। यहाँ पर विकलांगता एकता कमेटी की बैठक नगर अध्यक्ष बाबूराम पाल के आवास पर संपन्न हुई है, जिसमें नगर अध्यक्ष ने बताया कि जो प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव में दिव्यांगों की समस्या का समाधान करेगा, दिव्यांगजन उस ही के पक्ष में उपचुनाव में मतदान करेंगे। इस मौके पर मैनपुरी के कई मान्यवर और साथ साथ मान्यवर विकलांगजन भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मौत की सजा पाए दोषी की फांसी पर रोक लगा दी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A के प्रतिनिधि को उसके मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए पुणे की येरवड़ा जेल में बंद अपराधी से मिलने की अनुमति दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस JD पारदीवाला की पीठ ने प्रोजेक्ट 39A द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी है, जिसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के तत्वावधान में विशेष रूप से मौत की सजायाफ्ता दोषियों को निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए बनाया गया है। याचिका में प्रोजेक्ट की नूरिया अंसारी को येरवड़ा सेंट्रल जेल में दोषी राम किरत मुन्नीलाल गौड़ से मुलाकात करने और सूचना एकत्र करने और सजा से संबंधित उद्देश्य के लिए साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से कई व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। अंसारी प्रोजेक्ट की मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करती है और अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में अनुमति दी और मामले में मूल मामले की रिकॉर्डिंग मांगी। आपको बता दें कि गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सजा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। गौड़ पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने गौड़ को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है। उसे 2019 में मृत्युदंड सुनाया गया था। मृत्युदंड को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 तक बरकरार रखा। दोस्तों, अब खबर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष निपटारा हुए इस केस के बारे में। हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर की गई एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि प्रतिवादी पत्नी द्वारा शारीरिक अक्षमता को ताना मारना, उसकी बैसाखी छीनना, उसके साथ मारपीट करना और उसे इधर उधर फेंकना शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की क्रूरता है। अपीलकर्ता पति द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होशियारपुर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत क्रूरता और त्याग के आधार पर तलाक की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता का ये मामला था कि वो दिव्यांग है, बचपन से ही पोलियो से पीड़ित है। प्रतिवादी पत्नी के साथ विवाह के तुरंत बाद पत्नी ने उसकी शारीरिक अक्षमता के लिए उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके परिवार और दोस्तों के सामने उसे ताना मारकर लूला लंगड़ा कहना शुरू कर दिया था। उसके साथ मारपीट और उसे इधर उधर फेंकना भी शुरू किया, जिससे उसे भारी आघात लगा। इस हद तक कि उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने घर बुलाना बंद कर दिया और उसे अपने माता पिता की संपत्ति से भी वंचित कर दिया गया। दंपत्ति के अलग रहने के बाद प्रतिवादी ने उसकी मर्दानगी के बारे में उसे ताना मारना जारी रखा, उसकी बैसाखी छीन ली और अपीलकर्ता को उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में जमीन पर फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जबरदस्त मानसिक पीड़ा और आघात के साथ साथ प्रतिवादी को शारीरिक दुर्व्यवहार भी सहना पड़ा। अपीलकर्ता ने ये कहा है कि उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है।
इसके अलावा अपीलकर्ता ने गवाहों के माध्यम से सबूत पेश किए जिन्होंने अपीलकर्ता के प्रति प्रतिवादी के बुरे व्यवहार की गवाही दी और इस तथ्य के लिए प्रतिवादी दहेज अधिनियम और आईपीसी के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कर रही थी। दोस्तों, खबर है मद्रास हाईकोर्ट से। यहाँ पर हाल ही में वर्तमान पीढ़ी द्वारा सामना किए जा रहे पुस्तक अकाल पर चिंता व्यक्त की जा रही है, जहाँ दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित प्रिंट डिसेबल्ड लोगों के पास मुद्रित कार्यों और पुस्तकों तक पहुँच नहीं है। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की खंडपीठ तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में तिरुक्कुल के ब्रेल संस्करण की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दृष्टिहीन लोग तिरुक्कुरल के साथ सार को पढ़ सके और इसका आनंद ले सके। अदालत ने अधिकारियों को ब्रेल रूप में साहित्य की उपलब्धता के बारे में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका आनंद उठा सके। कोर्ट ने मार्केश संधि का उल्लेख किया, जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकों की पहुंच की कमी के आलोक में पुस्तक अकाल शब्द गढ़ा गया है। इस तरह की बाधाओं को तोड़ने और नेत्रहीन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच की सुविधा पर जोर दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने साहित्य में तिरुक्कुरल के महत्व पर जोर देते हुए हाल ही में कहा कि ये पुस्तक बाइबल और कुरान की तरह पवित्र पुस्तक है और रोजमर्रा की जिंदगी में स्वीकार्य है। इसमें कोई बात नहीं हो सकता कि बाइबल और कुरान जैसी पवित्र पुस्तकें हर प्रारूप में 90 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित है। इसे जीवन की सभी शाखाओं को कवर करने वाले नैतिक दर्शन का रत्न माना जाता है। तिरुक्कुरल को सत्य वचन के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि तिरुक्कुरल स्कूली कोर्स में अनिवार्य विषय बन चुका है और अनुवाद के द्वारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। इसी उपन्यास को पढ़ने और समझने और आनंद लेने में असमर्थ होने के कारण सभी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि तिरुक्कुरल को बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए ये सरकार और शास्त्रीय तमिल और तमिल यूनिवर्सिटी के केंद्रीय संस्थान और विश्व तमिल अनुसंधान संस्थान का कर्तव्य है। दोस्तों, खबर गुरुग्राम से। यहाँ पर जिला कंज्यूमर विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को नगर निगम को निर्देश दिया कि एक परिवार केवल एक ही कुत्ता रखे। इसने आगे 11 विदेशी नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। साथ ही निगम से ऐसे किसी भी प्रतिबंधित कुत्ते के संबंध में दिए गए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए भी कहा है। नगर निगम गुरुग्राम को निर्देशित किया जाता है कि एक परिवार केवल एक कुत्ता रखे। 1 माह के भीतर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसकी फीस 12,000 रूपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष की लाइसेंस की नवीनीकरण की फीस 10,000 रूपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। नगर निगम गुरुग्राम को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड कुत्ते को कॉलर पहनाना जरूरी है, जिसमें धातु की चेन के साथ साथ धातु का टोकन लगा होना चाहिए। जब भी रजिस्टर्ड कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जाए तो उसके मुंह को जालीदार टोपी या अन्य तरीके से अच्छी तरह से ढका जाए, ताकि वो किसी को काट न सके। उक्त रजिस्टर्ड पालतू कुत्ते का मालिक उस समय अपने साथ डॉग वेस्ट बैग और डॉग वेस्ट प्लकर भी सार्वजनिक स्थानों पर उचित स्वच्छता और उचित सफाई बनाए रखने के लिए ले जाए। दोस्तों, खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट से। यहाँ पर बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड को अपनी मुलुंड यूनिट में फिर से बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दी गई है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA को 2 सरकारी और 1 निजी प्रयोगशाला में 4 सैंपल का फिर से टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने FDA को 3 दिनों के भीतर कंपनी से अधिकृत व्यक्ति के सामने टेस्ट के लिए सैंपल एकत्रित करने और अगले 3 दिनों के भीतर उन्हें जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रयोगशालाओं को 7 दिनों के भीतर टेस्ट पूरा करना होगा। दोस्तों, आप ये भी जान लें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का फिर से टेस्ट करने के निर्देश तो दिए हैं, कंपनी को पाउडर बनाने की अनुमति भी मिल गई है, लेकिन इसकी बिक्री या वितरण पर अब भी रोक बनी हुई है। कंपनी इस प्रोडक्ट को अब भी बेच नहीं सकती या वितरित नहीं कर सकती। जस्टिस SV गंगापुरवाला और जस्टिस AG डीगे की खंडपीठ ने
कंपनी की मुलुंड फैक्ट्री में बेबी पाउडर के निर्माण के लिए FDA द्वारा दिए गए उसके लाइसेंस को रद्द करने की चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि की सिफारिश। डॉक्टर सलीम अली की जयंती मनाने के लिए विकलांग बच्चों को कराई गई जंगल की सैर। 24 नवंबर को होगा दिल्ली में मेगा जॉब फेयर। सुनेंगे केरल के कोच्चि से आ रही एक पिता की आवाज, कैसे इलाज के दौरान बच्चे को लगी चोट। वृद्धा मां के साथ पुलिस ऑफिस में बिलख बिलख कर रोया दिव्यांग। बिहार में लेप्रा सोसाइटी ने एस्पायर परियोजना का किया शुभारंभ। बिहार के गया में ही नाराज छात्रों ने बंद कर रखा है फिजियोथेरेपी विभाग का OPD। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विकलांगता के दावों में पूर्ण मुआवजा शायद ही संभव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विकलांगता एकता कमेटी की बैठक संपन्न। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप केस के आरोपी की मौत की सजा के निष्पादन पर लगाई रोक। उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की दी है अनुमति। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पोलियो पीड़ित पति की दिव्यांगता को ताना मारना और धक्का देना है अमानवीय प्रकार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि दृष्टिहीन और प्रिंट डिसेबल्ड व्यक्ति पुस्तकों के अभाव का कर रहे हैं सामना। गुड़गांव में लग रहा है 11 विदेशी नस्लों के कुत्तों के पालने पर प्रतिबंध। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का फिर से टेस्ट करने के दिए निर्देश।